बहनों, रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट रद्दी का टुकड़ा माने जाएंगे। आपने रद्दी का टुकड़ा बना दिया। उन बहनों के, उन माओं के दिल से नहीं पूछा कि जिन्होंने सालों साल घर के खर्चे में से थोड़े थोड़े पैसे उठा कर कहीं संदूक में रखे, कहीं कनस्तर में रखे, कहीं आटे के डब्बे में रखे, कहीं चावल में छुपाए कि मेरे बुरे वक्त पर मेरे काम आ जाएंगे। और उनको याद भी नहीं, जब वो वक्त निकल गया और वो रुपया लिए हुए मारे मारे लाइनों में लगे फिरे रहे, लेकिन पैसा नहीं बदला गया। और हमारे नेता ने उसी दिन कहा था कि यह सदी का सबसे बड़ा घोटाला होगा। और आज 1 साल के बाद हमारी समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी कर करके देश के तमाम लोगों के जेब के ऊपर चोट कर कर, और नोटबंदी के बाद लोगों को ये लगा कि ये चोट तो काले धन पर हुई, ये चोट तो अमीर आदमी पर हुई। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ गया और इसी हालात में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ। और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर मोदी जी की पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल गया। वो वजह हुआ क्या थी वो भी बाद में बात करूंगा, लेकिन प्रचंड बहुमत मिलते ही मोदी जी ने दूसरा वार कर दिया और ऐलान कर दिया कि जीएसटी लागू किया जाएगा। और जीएसटी लागू कर दिया ऐसे कि छोटा व्यापारी तबाह कर दिया। देश के अंदर नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। रोजगार खत्म हो गए, कारोबार बंद हो गए। और दोस्तों, आज हालात ये हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र मैं आपको कर रहा हूं, अगर आपने इसको यहां से ना भगाया तो फिर कौन सी चोट पड़ेगी। बहनों, तुम्हारे से कहना चाहता हूं, किसी भी दिन रात को मोदी जी फिर बैठेंगे टीवी पर, कहेंगे भाइयों बहनों, ये जो घर में रखा हुआ सोना है, ये जो घर में रखा हुआ सोना है, ये जो बहनें सोना पहन रही है, ये रात के 12 बजे बाद लोहा हो जाएगा। इस बात के लिए तैयार रहिए कि ये कौन सा ऐलान कर दे पता नहीं चलेगा, ये क्या कर देगा पता नहीं चलेगा। जब जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई, नुकसान साथ लेकर के आई। मैं आज बैठा था एक गांव के अंदर, मैं खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं गांव में बैठा, वहां भी मुझे पोस्टर दिखाई दिया मोदी। मैंने कहा भाई शर्म करो, कुछ शर्म कर लो। जेब की चोट तो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन शरीयत पर अगर चोट की बात हो तो कौन सा तुम्हारा मुंह है कि तुम इनकी बात करने की सोच भी सकते हो। मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा मफाद और ईमान का सौदा तैयार, अल्लाह के यहां भी कुछ जवाब दोगे कि न दोगे। ये अगर तुम्हारा दुश्मन हो, मेरा दुश्मन हो, ये विचारधारा तुम्हारी दुश्मन हो या मेरी दुश्मन हो, तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये विचारधारा तो हमारी तहजीब की दुश्मन है। ये तो शरीयत में बदलाव की बातें करते हैं। क्या बर्दाश्त कर पाओगे? ये तो कॉमन सिविल कोड के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल चाहते हैं।
समान आचार संहिता की बातें करते हैं। क्या होगी समान आचार संहिता? यहां पर राम को पूजा जाता है, दक्षिण के अंदर रावण को पूजा जाता है। 50 किलोमीटर के ऊपर चलोगे जबान बदल जाती है। 350 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है देश में। 3000 से ज्यादा जातियां देश के अंदर रहते हैं। कितने धर्म के मानने वाले लोग देश में रहते हैं। इतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश, जिसके अंदर सब लोग एक नाम के ऊपर इकट्ठा होते हैं और वो है हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान के नाम के ऊपर इकट्ठा होने वाले लोगों में नफरत पैदा कर करके सियासत करना चाहता है। जहां मुसलमान है वहां हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत होगी। जहां मुसलमान नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय के नाम पर नफरत होगी। हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट के नाम पर नफरत होगी। पंजाब के अंदर हिंदू और सिख के नाम पर नफरत होगी। कौन सी जगह है जहां इन्होंने नफरतें फैलाने का काम नहीं किया? और ये नफरत के ऊपर सियासत करना चाहता है। उत्तर भारत में आएंगे तो गाय के नाम पर सियासत करेंगे, गाय के नाम पर लोगों को भड़का देंगे। लेकिन इनसे कोई ये सवाल नहीं पूछता कि यहां तो गाय को माता मानते हो, यहां तो गाय को माता कहते हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्यों कटवाते हो? ये बता दो। इनकी पार्टी के नेता, देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बयान देता है कि मैं बीफ खाता हूं। इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होता है मेघालय के चुनाव के लिए, और बीफ के कटिंग के लिए कह देते हैं कि बीफ सस्ता, हम बेचने का काम करेंगे। गोवा के अंदर इनकी सरकार, गोवा में इनकी सरकार है, वहां कैसे लीगल काउ स्लॉटरिंग अलाउड है? कोई पूछने का काम करेगा या नहीं करेगा? केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, तो कैसे आप काउ स्लॉटरिंग कराते? गाय एक पशु नहीं है। गाय इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, और आस्था के ऊपर चोट करने वाले लोग, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? मैं मुसलमान कहना चाहता हूं, मैं बाइज्जत मुसलमान कहना चाहता हूं कि गाय सिर्फ आपके लिए सम्मान के लायक नहीं है। गाय का वही सम्मान मेरे भी दिल में है। अगर मैं चाहता हूं कि आप मेरे मजहब का सम्मान करें, तो मुझे आपके मजहब का सम्मान करना होगा, हर कीमत पर करना होगा। ये मुल्क नफरतों के साथ नहीं चल सकता। 40,000 रोहिंग्या बर्मा के शरणार्थियों को लेना नहीं चाहते हम। इन 22 करोड़ लोगों को, इन 22 करोड़ मुसलमानों को बताओ दुनिया में कौन ले लेगा? 40,000 को हम ले नहीं पा रहे हैं, 22 करोड़ को कौन ले लेगा? कोई दुनिया में लेने वाला नहीं। नहीं, ये कहीं जाएंगे, इनको यहीं रहना है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जब रहना है तो फिर नफरत क्यों, फिर मोहब्बत क्यों नहीं? नफरत को दूर करना। आज आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि नफरतों को दूर करना, सांप्रदायिकता के खिलाफ आपसे भी कहना चाहता हूं मुसलमान भाई, अगर मैं मोदी की सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलता हूं, मैं बोलता हूं योगी जी की सांप्रदायिकता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ, तो फिर मैं उतनी ही शिद्दत के साथ ओवैसी के खिलाफ भी बोलने का काम करूंगा। उतनी शिद्दत के साथ उन तमाम लोगों के, उन तमाम जमातों के खिलाफ बोलूंगा जो मुसलमान के अंदर नफरत भरने की कोशिश करते हैं। फिरका परस्ती जहर है, जहर। और ये मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को हमें समझना होगा मेरे भाई। और आप लोगों से दरखास्त करने के लिए आया हूं, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प देश के अंदर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस
देश के अंदर वापस हो, तो साथियों यहां से अजय सोलंकी को जिता दीजिए। अजय सोलंकी की बात कीजिए, प्रदेश में सरकार आएगी तो मोदी जी का इलाज तो आडवाणी जी करने को तैयार बैठे, 2 स्टेट से हटा दो। 2 स्टेट से हटे और आडवाणी जी लाठी लिए हुए बैठे हैं, क्योंकि आडवाणी को जबरन रिटायर किया गया, जबरन रिटायरमेंट। इसलिए भाइयों, मेरे भाइयों, दोस्तों, आप सबसे कहना चाहता हूं, और यहां मेरे गंगों के, सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बहुत सारे जगहों पर, तमाम जगहों पर आपकी रिश्तेदारियां, हमारी बहुत सारी लड़कियां यहाँ शादी होकर आई, और यहाँ से बहुत सारी बच्चियां हमारी बहू बन करके हमारे जिले के अंदर, हमारे इलाके के अंदर है। ये बहू बेटी का रिश्ता हमारा आपका है, इस रिश्ते की लाज रखना। और जिनका नहीं है उनको भी कहना चाहता हूं कि मेरे आने की इतनी लाज जरूर रख लेना कि आपके वोट के अंदर कोई टूट न हो पाए। आपका वोट बुनियादी वोट है, सेक्युलरिज्म का बुनियादी वोट है, और यहां अजय सोलंकी जैसे मजबूत पिलर की आपको जरूरत है। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आप सबसे दरखास्त करना चाहता हूं, हाथ का निशान है, हाथ के निशान पर सोलंकी साहब को वोट देकर के कामयाब करें। और मुझे उम्मीद इंशाअल्लाह इस बात की है कि आप एक एमएलए नहीं, एक भारी भरकम मंत्री को यहां से जिताने का काम करोगे। भारी भरकम मंत्री को यहां से जिताने का काम करोगे, और एक यकीन के साथ कि आपकी हर दिक्कत, हर परेशानी के लिए जब मैं वोट मांग रहा हूं तो मैं जवाब दे भी हूं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजय भाई को कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान एक शेर और बोल दीजिए, एक शेर और बोल दीजिए कोई। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जुल्म की हो जहां कसरत, वो निजाम आखिरी है। कोई पी के मस्त झूमे, कोई बूंद बूंद तरसे, यही निजाम महकता है, तो ये जाम आखिरी है। बहुत